सेक्शन 30 हम डिस्कस कर रहे थे। जैसा हमने कल कहा था कि सेक्शन 30 जो है इट डील्स विद कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। को एक्यूज्ड किनको कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि जब एक से ज़्यादा इंसानों पे एक ही चार्ज लगा होगा, एक ही क्राइम की एलिगेशन लगी होगी, लेकिन एक से ज़्यादा इंसानों पे, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं को एक्यूज्ड। व्हेन मोर देन वन पर्सन आर बीइंग चार्ज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस दे आर कॉल्ड एज को एक्यूज्ड। मैंने आपको कहा था कि उनमें से कोई भी लिबर्टी पे होता है, आज़ाद होता है अपने गिल्ट को कन्फेस करने के। अगर हम 4 लोगों पे एक ही चार्ज लगा है तो हम में से कोई भी एक्यूज जो होता है वो आज़ाद होता है, लिबर्टी होता है, वो कन्फेशन कर सकता है, और वो जो कन्फेशन करता है उस पे उस कन्फेशन का फुल फोर्स होता है। आपको समझ, मैं कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है उस कन्फेशन का मुझ पे फुल फोर्स होगा। लेकिन जब एक इंसान कन्फेशन करता है और कन्फेशन से वो खाली अपने आप को नहीं फंसाता है, खाली अपने आप को इम्प्लीकेट नहीं करता है, बल्कि अपने साथ साथ अपने को एक्यूज को भी इम्प्लीकेट करता है, तो यहां पे सवाल पैदा होता है कि उस पे तो है ही उसका फोर्स। अभी मैंने आपको, अब सवाल पैदा होता है कि बाकी जो को एक्यूज होते हैं उन पे इसका कितना फोर्स होगा। आपको समझ में आ गया। और सेक्शन 30 जो है वो इसी के साथ डील करता है। कल मैंने आपको कहा था such a confession will be relevant against all the accused persons, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था द कोर्ट में कंसिडर इट, ठीक है। यहां पे सेक्शन 30 में लिखा है, पहला वर्ड जो है दैट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। जब एक से ज्यादा इंसानों पे चार्ज होता है, कोई इल्जाम होता है और उनका जॉइंट ट्रायल लगता है, अलग अलग ट्रायल नहीं लगते हैं, जॉइंट ट्रायल लगता है, क्योंकि उन पे एक ही चार्ज होता है, एक ही ऑफेंस का चार्ज होता है, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर एक एक्यूज कन्फेशन करता है, उस कन्फेशन का इफेक्ट बाकी के एक्यूज पे कितना होगा। मैंने आपको क्या कहा था, द कोर्ट मे कंसिडर। इसके सेक्शन 30 का पहला वर्ड जो है दैट इज कंसिडरेशन। तो उन लोगों पे, बाकी को एक्यूज्ड पे कोर्ट कंसिडर कर सकता है कि इसने जो कहा, इसने जो कन्फेशन किया वो उन पे भी रेलेवेंट माना जाएगा, कोर्ट इसको कंसिडर कर सकता है। बट द वर्ड इज मे कंसिडर, मे। और मैंने आपको कहा था जहां पे भी आप वर्ड देखोगे, जहां पे भी आप मे देखोगे, मे, जहां पे भी देखोगे वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, द कोर्ट मे कंसिडर इट, ठीक है। और सेक्शन 30 इसी के साथ डील करता है और कहता है कि ये कन्फेशन जो होता है वो खाली इस पर रेलेवेंट नहीं होता है करने वाले पे, बल्कि सभी जो को एक्यूज्ड होते हैं उन पे भी वो रेलेवेंट होता है। लेकिन इसका एविडेंशियरी वैल्यू कितना है, सेक्शन 30 कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है। सेक्शन 30 हमें खाली एक चीज बोल रहा है, क्या, दैट सच अ कन्फेशन मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऐसे कन्फेशन को कोर्ट कंसिडरेशन में रख सकता है, किन पे, ऑल ऑफ देम, अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। और उसका वेट कितना होगा, उस कन्फेशन का वजन कितना होगा, उसकी फुटिंग कितनी होगी, किन पे, बाकी को एक्यूज्ड पे, ठीक है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ठीक है। ऑल दैट दिस सेक्शन सेज दैट सच कन्फेशन मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम बट लीविंग द वेट ऑफ द कन्फेशन टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको कल, और यहां पे एक चीज समझने वाली बात है वो ये है, प्रिवी काउंसिल ने, कल मैंने आपको कहा था ना, प्रिवी काउंसिल ने क्या ऑब्जर्व किया है कि कन्फेशन जो है इसको कोर्ट कंसिडरेशन में रख सकता है, लेकिन चूंकि सेक्शन कहीं पे भी नहीं बोल रहा है दैट दिस कन्फेशन में अमाउंट टू प्रूफ। याद रखो, मैंने कह दिया कि जैसा इदरीस साहब और मैंने मिलकर कत्ल किया है, मेरा ये कन्फेशन जो है वो इस पर रिलेवेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसका नाम दे दिया ये साबित हो गया। इट डज नॉट अमाउंट टू प्रूफ, इट इज ओनली रेलेवेंट। इसमें फर्क है,
आपको समझ में आ गया ना? सवाल पैदा होता है कि इस ऐसे कन्फेशन को हम उस पर एप्लीकेबल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कोरॉबरेशन करके। यहां पे एक रूल है, दैट्स कॉल्ड एज कोरॉबरेशन। मैंने आपको कल कहा था, कोरॉबरेशन का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान कोई स्टेटमेंट देता है और कोर्ट को लगता है कि ये विटनेस जो है ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। आपको समझ में आ गया? ये पॉसिबिलिटी कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड में होती है, ये पॉसिबिलिटी होती है। मैं खाली अपने आप को इंप्लीकेट नहीं करता हूं, मैं इसको भी इंप्लीकेट करता हूं। यहां पे पॉसिबिलिटी है कि मैं झूठ भी बोल सकता हूं, इसको फंसाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये इंसान उसे फंसा रहा है, अपने साथी को, तो वो किसका हुक्म देगा? कोरॉबरेशन का। कोरॉबरेशन कहते हैं जब एक इंसान कोर्ट में कोई टेस्टिमनी देता है, कोई एविडेंस देता है और कोर्ट को लगता है कि ये इंसान जो है कन्फेशन करने वाला, स्टेटमेंट देने वाला, ये इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। तो यहां पे एक रूल है जो ये है कि ये जो कह रहा है, ये विटनेस जो टेस्टिफाई कर रहा है, टेस्टिमनी दे रहा है, इसके रिलेटेड बाकी जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है उसके साथ इसके स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाए, मैच किया जाए, वेट किया जाए। और कंपैरिजन के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि यह इंसान सच बोल रहा था, तभी कोर्ट इसके इस स्टेटमेंट पे एक्ट करेगा। मैंने आपको कल कहा था ना, मिसाल दी थी मैंने आपको। मैं कोर्ट में कह रहा हूं कि जैसा मैंने खाली कत्ल नहीं किया, लेकिन मेरे साथ इदरीस साहब भी था, हम दोनों ने मिलकर कत्ल किया। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स मैं खाली अपने आप को इंप्लीकेट नहीं करता हूं, मैं अपने साथ साथ इसको भी इंप्लीकेट करता हूं। लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये विटनेस जो है ये भरोसे के काबिल नहीं है। कोर्ट कहता है इस केस के रिलेटेड बाकी जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है, इसकी इस टेस्टिमनी को उसके साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि जैसा हमने मिलकर कत्ल किया है और हमने लाश को फलानी जगह ठिकाने लगाया है, ठीक है, कोर्ट इज बेहीन, ठीक है। कोर्ट के मन में अथ केसस रिलेटेड यस बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंस छ युस इंसान स्टेटमेंट दिवान छु, यह करियो सा तथ सत कंपेयर। अगर कंपैरिजन पत मैं बासो यह सच बोल रहा है, तभी मैं इस कहने पे एक्ट कर सकता हूं। आपको क्लियर हो रहा है? अब पुलिस को हुक्म दिया जा रहा है कि आप वहां पे जाओ। कहां पे? जहां पे मैं बोल रहा हूं कि हमने लाश को कहां पे ठिकाने लगाया है। अब पुलिस जब वहां पे जाती है, पुलिस को बराबर लाश वहीं से मिलती है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स मैंने जो कहा था वो सच साबित हुआ। कैसे? मैंने जो कहा था, जो स्टेटमेंट दिया था, जो चीज मैंने टेस्टिफाई की थी, उसको कोर्ट ने क्या किया? कंपेयर किया। किसके साथ? जो इंडिपेंडेंट एविडेंस थी इस केस के रिलेटेड। जब उसको उसके साथ कंपेयर किया गया तो कोर्ट को लगा कि ये इंसान जो है वो सच बोल रहा था। नाउ ही बिकम्स ट्रस्टवर्दी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन को एक्सेप्ट किया है। किसमें? कल मैंने कहा था किसमें? कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या क्या हुआ था वो मैंने आपको कल बताया, ठीक है। यहां तक हमने कल डिस्कस किया। लेकिन एक चीज नोट करने की जरूरत है कि जो को-एक्यूज्ड का कन्फेशन होता है, लेकिन एक चीज नोट करने की जरूरत है, वो ये है कि कन्फेशन जो होता है को-एक्यूज्ड का, इट इज एन एविडेंस ऑफ वेरी वीक टाइम। ये याद रखो, ठीक है। कमजोर तरीन एविडेंस जो मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? को-एक्यूज्ड की। कमजोर क्यों मानी जाती है? व्हाई? अब कैसे वीक है ये याद रखो। ये कहा जाता है इट इज वीकर टाइप ऑफ एविडेंस इवन ऑफ द एविडेंस ऑफ एन अप्रूवर। अप्रूवर सुना है आपने कभी? अप्रूवर किसे कहते हैं? Who is an approver? अप्रूवर कहते हैं उस अक्यूज्ड को जो अकम्पलिस होता है। क्या होता है? अकम्पलिस। अकम्पलिस किसे कहते हैं? पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। जो क्राइम किया होता है वो एक ही इंसान ने नहीं किया होता है, बहुत सारे इंसानों ने मिलकर किया होता है और उसमें इसने भी शिरकत की होती, पार्टिसिपेशन की होती। व्हेन ए पर्सन पार्टिसिपेट्स इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम ही बिकम्स एन अकम्पलिस, ठीक है। अब यहां पे ये अकम्पलिस जो होता है, चूंकि वो खुद भी क्रिमिनल होता है कि नहीं होता, ठीक है।
अमिश वादा कर, कैसे वाद प्रॉमिस के साथ किया जाता है। कौन सा प्रॉमिस? कि हम आपको पार्डन करेंगे, हम आपको माफ करेंगे इस कंडीशन पे कि आपके साथ जो बाकी लोग मिले हैं जिनके साथ आपने मिलकर क्राइम किया है, आप उनके खिलाफ कोर्ट में एविडेंस दे दो। आपको समझ में एक कंडीशन रखी जाती है, और जब वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अप्रूवर। अप्रूवर इज द पर्सन who is himself a partner in the crime, who is an accomplice, and he is being pardoned. He is being pardoned, subject to a condition. Subject to a condition that he will give evidence against co-accused or against the partners in crime or against his associates. ठीक है, ये क्या शुभ नाम है? अप्रूवर। और अप्रूवर की एविडेंस जो होती है वो भी बहुत कमजोर होती है। इससे एविडेंस डिमांड कमन खिलाफ, बाकी क्यों एक्यूज्ड के खिलाफ, ठीक है, वो सबसे कमजोर तरीन एविडेंस मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? वाई? क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे बचना है, मैं त्राय कोर्ट यल, मे खाली कर बाकी साथी फंसा, मुझे इनको इम्प्लीकेट करना है। आपको समझ में आ गया? तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो वहां पे झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में इंप्रेशन होता है कि मुझे कोर्ट पार्डन करेगा। आपको समझ में आ गया? ये पहली इन्फॉर्मिटी होती है उसकी एविडेंस में, पहली डिसेबिलिटी होती है। दूसरी डिसेबिलिटी उसके एविडेंस में ये होती है कि उसके दिमाग में ये होता है कि स्टेट ने मुझे फेवर किया, स्टेट ने मुझे फेवर किया। कौन सा फेवर? माफ करने का फेवर, ठीक है, मैं स्टेट को वापस फेवर करूंगा, ठीक है। अकिस इंसान अगर कह खर ना करान, अगर सह बाज़मीर इंसान आसी तमिस खर याद रोजान, सह लाखर आसान, ठीक है, चूंकि उसको को स्टेट ने एहसान किया होता है, एक फेवर किया होता है, तो उसके दिमाग में हमेशा ये इंप्रेशन होता है कि मैं स्टेट को वापस फेवर करूंगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अप्रूवर की एविडेंस जो होती है वो बहुत कमजोर तरीन एविडेंस होती है, लेकिन जो कन्फेशन को एक्यूज्ड का होता है वो अप्रूवर की एविडेंस से भी कमजोर तरीन मानी जाती है। आपको समझ में आ गया? द कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड इज अ वीकर टाइप ऑफ एविडेंस इवन दैट ऑफ एन अप्रूवर। कैसे? वो ये है कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड जो होता है उसमें कुछ खामियां होती है, कुछ इन्फॉर्मिटीज होती है। पहली इन्फॉर्मिटी ये होती है कि कन्फेशन जो होता है वो ओथ पे रिकॉर्ड ही नहीं होता। सच ए कन्फेशन इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन ओथ। आपको समझ में आ गया? ओथ आसान निमुत मगर पन पान फसान खत अगर कसम खेम जी हम तोर तेल मतलब गो अम कोर। आपको समझ में आ गया? कसम पन्निस पानस पे एप्लीकेबल बेस पानस पे एप्लीकेबल। आपको समझ में आ गया? ये पहली इन्फॉर्मिटी है, दैट इज कन्फेशन इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड ऑन ओथ नॉर इट इज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। ये में से फसावान छु सह बिचोर आसानी तत सह कोर्टस मज वन हम ते मे हज कोर, यमिस पानस सत फसावान सह तत आसानी, ठीक है। नॉर इट इज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड हु इज बीइंग इम्प्लीकेटेड, जिसको ये अपने साथ साथ फंसाता है, दूसरी इन्फॉर्मिटी, ठीक है। और ना ही ये जो स्टेटमेंट दे रहा है को एक्यूज्ड ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये कैसे पता चलता है? आप मुझे बोलो। जब एक विटनेस का एग्जामिनेशन होता है कोर्ट में, वो 3 स्टेज में होता है, ये आपका एविडेंस सेकंड में पढ़ना है, ठीक है, ऑफ द एविडेंस ऑफ विटनेसेस। पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ वो एग्जामिनेशन होता है किसी विटनेस का, जिसने उसको बुलाया होगा वही उसका एग्जामिनेशन करता है, पन्निस गवाहस पाने एग्जामिन कर, तब वन एग्जामिनेशन इन चीफ। व्हेन अ विटनेस इज एग्जामिन्ड बाय द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम, यम बुलोमुत आस कोर्टस मज। आपको समझ में आ गया? यह मोन गवाह। कोर्टस मज ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन गोडनेथ अमिस विटनेसस करान एग्जामिन कुस
पानी पार्टी पानी काउंसिल यानी बुलोम होता है। आपको समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है। और ये क्या है इनकम सवाल में इनकम सवाल में फेवरस मज सिंपल सी बात। आपको समझ में आ गया? ये गो गोड अम पे विटनेस गसान क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या क्रॉस एग्जामिनेशन। मगर क्रॉस एग्जामिनेशन अमिस पन पार्टी करान पन वकील करान सह करान हमेश एडवर्स पार्टी अपोजिट पार्टी। ठीक है, दैट मीन्स इसने जो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में कहा था, इसने जो स्टेटमेंट एग्जामिनेशन चीफ में कहा था, ठीक है, उसको गलत साबित कहां पे किया जा सकता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी करती है, उसका इंटेंशन ही ये होता है तमिस गर्ज क्या बह कर गलत साबित। यानी एग्जामिनेशन चीफस मज वोन ये गलत साबित कर निम बह केस पन्निस फेवरस। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स एमी एग्जामिनेशन चीफस मज वोनमुत वो सच है या गलत है, उसका टेस्ट कहां पे होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में। आपको समझ में आ गया? तीसरा ऑर्डर जो होता है दैट इज री एग्जामिनेशन। ठीक है, री एग्जामिनेशन भी उस विटनेस का अपनी ही पार्टी करती है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, अगर वो चाहे, अगर कहेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है तो वो दूसरा मसला, लेकिन अगर वो चाहे तो उसको कह सकता है कि जैसा मैं उससे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं तो उसको क्या कहेंगे? री एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं आपको कह रहा था कि यहां पे इसने जो कहा था, चूंकि उसका अभी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन केमिस करो वो क्रॉस एग्जामिनेशन केमिस करो यूस पानस सी फंसो सु वो वहां पे होता ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या उसने जो बोला क्या हम मान सकते हैं कि वो सच कह रहा है? क्यों? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं। एक स्टेटमेंट का सच है या झूठ है उसका टेस्ट हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में होता है, लेकिन यहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं। और याद रखो, जब एक कॉन्फेशनल स्टेटमेंट एक एक्यूज्ड देता है ना, इट इज रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जज साहब की कुछ जिम्मेदारी होती है। जज साहब की जिम्मेदारी ये होती है, पहली जिम्मेदारी ये होती है अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। पहली जिम्मेदारी उस मैजिस्ट्रेट की ये होती है तेमिस वन तेमिस क्या यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस। ये शर्त है, क्या सुन यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस। आप जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उनका जवाब दो, आप अपने आप को मत फंसा। ठीक है, दूसरी चीज उसे यह कहनी है कि अगर चवन पन कन्फेशन कोरुत, अगर ते कन्फेशन युस स्टेटमेंट दिख सह गि खिलाफ एज एविडेंस पेश। गोड क्या वन तमिस यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, यू आर नॉट अंडर एनी ओब्लिगेशन टू मेक ए confession, and if at all you confess, this confessional statement will be used as an evidence against you। आपको समझ में आ गया? These are two requirements which are to be observed in section 164 CRPC। इस दो जिम्मेदारियां किस पे होती है? मैजिस्ट्रेट पे। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये जो लगे इसमें जरूरत। ठीक है, नाउ एविडेंशियल वैल्यू ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू कितना होता है? कन्फेशन जो होता है दे आर कंसिडर्ड एज हाईली रिलायबल। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी कहा था वो स्टेटमेंट सही मानों में कन्फेशन ही होना चाहिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट को हम कन्फेशन कब मानते हैं? When the person admits all those facts which constituted the offense। ठीक है, so when it goes to confession asked, yeah, but so confession asked in real sense, now this confession will be considered as a highly reliable। ठीक है, सबसे ज्यादा भरोसा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ऑर्डिनरी इंसान, एक रैशनल इंसान तब तक कन्फेस नहीं करेगा जब तक कि उसके कॉन्शियस ने उसको अंदर से मजबूर नहीं किया होगा सच बोलने के लिए। आपको समझ में आ गया? बकर कर कन्फेशन में चूंकि एक इंसान अपने जुर्म को, क्राइम को एक्सेप्ट करता है। मैं कन्फेशन कब करूंगा? जब मुझे अपने कॉन्शियस ने, अपने ज़मीर ने अंदर से
झंझोड़ा होगा, मजबूर किया होगा कि आपसे गलती हुई, आपको कन्फेशन करना चाहिए, बजाय इसके कि आपको वहां पे पकड़ा जाए। इससे बेहतर है कि आपको सजा यहीं पे मिले। और जब मैंने आपको कहा था, जब एक इंसान इस वजह से कन्फेशन करता है, वो कन्फेशन वॉलंटरी कन्फेशन माना जाता है, आउट ऑफ रिमोर्स। मैंने आपको कहा था रिमोर्स, पछतावा, उसे पछतावा होता, या रेपरेशन मैंने आपको कहा था, दूसरा वर्ड है, ठीक है। जो गलत मैंने किया है उसकी भरपाई हो जाए। कैसे भरपाई हो जाए? मुझे सजा देगी। आपको समझ में आ गया? और जब एक कन्फेशन करता है एक एक्यूज्ड, अगर वो सही मानों में कन्फेशन होगा तो वो कन्फेशन जो होता है वो हाईली रिलायबल मान जाता है, क्योंकि नो रैशनल पर्सन विल कन्फेस अनलेस एंड अनटिल हिज कॉन्शियंस विल इनकम्पेल हिम, फोर्स हिम, किस चीज के लिए? सच्चाई बोलने के लिए, टू टेल द ट्रूथ, ठीक है। और सवाल पैदा होता है कि इस कन्फेशन का एविडेंशियरी वैल्यू कितना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में इसको एक्सप्लेन किया है कि कन्फेशन का एविडेंशियरी वैल्यू कितना होता है। और उन केसेस में से मैं आपको एक डिसीजन सुनाऊंगा, जस्टिस सरकारिया का ने वो डिसीजन दिया था, शंकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। शंकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में जस्टिस सरकारिया ने, अब इस जज ने कहा, क्या कहा याद रखें, इट इज वेल सेटल्ड दैट अ कन्फेशन इफ मेड वॉलंटरीली एंड ट्रूथफुली इज एन एफिकेशियस प्रूफ ऑफ गिल्ट। अगर एक एक्यूज्ड कन्फेशन करता है, अपनी मर्जी से करता है, अगर उसको किसी ने मजबूर किया होगा कन्फेशन करने के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो कन्फेशन वॉलंटरी माना जाता है। जब वो वॉलंटरी नहीं माना जाएगा तब वो रेलिवेंट भी नहीं है। आपको समझ में आया? दैट विल बी, एडमिशन हो सकता है लेकिन कन्फेशन नहीं हो सकता, ठीक है। उसने ये कहा कि अगर एक इंसान, अगर एक एक्यूज्ड कन्फेशन करता है, अपनी मर्जी से करता है, वॉलंटरीली करता है और ट्रूथफुली करता है, तो ये इफेक्टिव, एफिकेशियस मीन्स असरदार, एफिकेशियस किस सबूत होता है, किसका सबूत होता है? इसने जो किया है इसके गिल्ट का सबूत होता है, ठीक है। एक कैपिटल केस में, कैपिटल केस आप समझ रहे हैं ना, जहां पे एक इंसान को फांसी की सजा दे दी जाए, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ने डिमांड की कि एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाए, प्रोसिक्यूशन को ने डिमांड की कि इसको फांसी की सजा दी जाए, जहां पे जैसे वहां परसों ही यासीन मलिक के केस में प्रोसिक्यूशन ने डिमांड की कि उसको फांसी की सजा दे दी जाए, ठीक है। क्यों? उसने क्यों डिमांड की थी? क्योंकि उसने जो कन्फेशन किया था दैट वाज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, दैट वाज रिकॉर्डेड अंडर 164 में पहली बात ये, कन्फेशन जो होता है ये मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, ठीक है। जब मैजिस्ट्रेट के सामने होता है तो ये जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। आपको समझ में आया? दूसरा, जो रिक्वायरमेंट्स थी सेक्शन 164 के अंडर, वो दोनों फुलफिल हुई थी। पहली रिक्वायरमेंट, मैजिस्ट्रेट ने उसे कहा था कि आप अगर चाहो तो कन्फेस नहीं कर सकते हो, और अगर आप कन्फेस करोगे भी, वो स्टेटमेंट आपके खिलाफ एविडेंस में यूज हो सकता है। लेकिन इसने तब भी कन्फेशन किया था। आपको समझ में आ गया? लेकिन जस्टिस सरकारिया ने कहा कि यहां पे एक डबल टेस्ट करना है। क्या करना है? कब? डबल टेस्ट। अगर उसने कन्फेशन किया भी तभी डबल टेस्ट करना है। जब वो टेस्ट फुलफिल होगा तभी हम इसके कन्फेशन को सही मानों में कन्फेशन कहेंगे। पहली चीज जो देखनी पड़ेगी वो ये है कि ये कन्फेशन ऑल्सो परफेक्टली वॉलंटरी। क्या अगर इसने कन्फेशन किया था, क्या वो वॉलंटरी कन्फेशन था या नहीं? इसने किसी को किसी ने इसको कन्फेशन करने के लिए मजबूर तो नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। दूसरा, अगर वन कन्फेशन करूं, क्या ये कन्फेशन यू स्टेटमेंट छा पोज किन्ना, यह ट्रस्ट वर्दी किन्ना? यह दूसरा टेस्ट। इफ सो वेदर इट इज ट्रू एंड ट्रस्ट वर्दी। अगर मैंने अपनी मर्जी से कोर कन्फेशन, दोयम चीज क्या जिस स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो उसने दिया, क्या वो स्टेटमेंट सच है या झूठ है? क्या वो स्टेटमेंट भरोसे के लायक है या नहीं है? जो यहां पे फर्स्ट टेस्ट है। व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट?
voluntary, whether it's perfectly voluntary. It is sine qua non. It is sine qua non. Sine qua non क्या हो? Sine qua non गो सा condition यो सारी खुद अहम condition, essential condition. The first test is the sine qua non for its admissibility in evidence. तभी इसको admissible माना जाएगा. कब? जब उसका वो कन्फेशन वॉलेंट्री होगा. आपको समझ में आ गया? अगर अब पहला टेस्ट सेटिस्फाई हो गया, कोर्ट को लगा ये कन्फेशन करने वाला जो है, ये एक्यूज्ड जो है, इसका ये कन्फेशन जो है वो वॉलेंट्री है, ठीक है. अब कोर्ट इसके कन्फेशन पे एक्ट करने से पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, और ये जो बोल रहा है वेदर इट इज रिलायबल और नॉट. अत पर हक वो इस रिलाई करे, रिलाई को भरोस का. आपको समझ में आ गया? अब कोई रिजिड रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है. किस चीज के लिए? इस रिलायबिलिटी ऑफ कन्फेशन को चेक करने के लिए. आक इंसान छा कन्फेशन करन वोल छा पोजु वनान कि आपुत छु वनान, ये छा ते वनान यथ पर भरोस करो कि न अम खतर छन का राड के, अम खतर छन का मेयार के. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है. देयर इज नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ ए कन्फेशन, ठीक है. दैट मीन्स यहां पे कोर्ट को केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा. किस चीज के लिए? इस कन्फेशन के लिए. कैसे? ये कितने में रिलायबल? शाबाश. ओहन कन्फेशन कितना में रिलायबल? अगर कोर्टस बाशो यह ट्रस्ट वर्दी कहें, कोर्टुक बाशो, कोर्टस बाशो अमी वो तो वॉलंटरी, तथ मन शक कह, मगर कोर्टस बाशो यह ट्रस्ट वर्दी कहें, यह अपुज वनान, ठीक है. शाबाश. कोरॉबरेशन. आपको समझ में आ गया? इसको रिलायबल बनाने के लिए एक ही मेथड है. वो क्या है? कि ये जो कह रहा है, ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है, it is to be compared with the rest of the evidence. It is to be compared with the rest of the independent evidence, ठीक है. in the light of surrounding circumstances. इस केस के अराउंड जितने भी circumstances घूम रहे हैं, ठीक है, इस केस के अराउंड जितनी भी probabilities है, इसकी इस टेस्टिमनी को उसके साथ कंपेयर किया जाए. आपको समझ में आ गया? और उसको कंपैरिजन के बाद अगर उसका कन्फेशन फिट होता है किसमें? विद द रेस्ट ऑफ द एविडेंस. मैं क्या बनो आज मोर फलन इंसान पत कथो गास बनतल, ये गास बनतल पुलिस गो सुलभुक तथी, दैट मीन्स मे यू वोन टू गो फिट कथ मस रेस्ट ऑफ द एविडेंस किसमें? बिल्कुल फिट होता है कंपैरिजन के बाद. और अगर कंपैरिजन के बाद इसका ये कन्फेशनल स्टेटमेंट बाकी एविडेंस के साथ बराबर फिट होता है, मैच होता है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ मैच होता है, it may be taken to have satisfied the second test. Second test क्या छु? ये शफोज वनान यह रिलायबल कि ना. अगर ये अथ केसस रिलेटेड बाकी योस इंडिपेंडेंट एविडेंस छ कंपैरिजन पता अगर सु तथ मज फिट गई, क्या गई? क्या ये वनान छु टेस्टिमनी, ठीक है, ठीक है. तो अगर वो फिट होगा तो यहां पे कहा जाता है कि दूसरा टेस्ट भी सेटिस्फाई होगा, ये इंसान जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है.